ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एसिड बेस इक्विलिब्रियम। और अगर एसिड बेस की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए, हम फर्स्ट केस कर लेते हैं एसिड को, सेकंड केस में हम बेस के बारे में बात करेंगे। तो बताइए, फॉर एसिड अगर हम बात किए तो एसिड सब्सटेंस कैसा दिखता है, जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। H+ आयन होते हैं ना, तो दूसरा आयन कौन होता है, कोई एनायन होता है, और एनायन को मैं ए मान लेता हूँ, उसके जगह आप Cl- Br- है ना, कुछ भी रख सकते हो माइनस एनायन, लेकिन फिलहाल हम ए के फॉर्म में मान लेते हैं एनायन है। ठीक है, अब ये एसिड अपने आयंस में ब्रेक कब होगा, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व कर दोगे। वाटर में डिजोल्व करोगे एसिड को, HCl को ही डिजोल्व कर दो वाटर में, तो क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। H+Cl- आयंस में ब्रेक होगा ना, तो ये भी तो अपने आयंस में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा ये अपने आयंस में, बताइए। यहां से H+ ले लेगा तो कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, H3O+, और क्या बचेगा, A-। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ये अपने आयंस में इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको, H3O+ और A-। और इस इक्वेशन के लिए मैं आपसे पूछूं, आपको ये वैल्यू लिखने आता है, आयनाइज, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको वही बात बोलते हैं कि ए, जिसको कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या एक टर्म और बोलते हैं, चूंकि ये टूट के बन रहा है इसलिए इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एसिड के लिए, इसीलिए से Ka लिखेंगे। अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब भी बात करते हैं या आयोनाइजेशन, चूंकि एसिड है तो आयंस के फॉर्म में टूट के बनेगा, इसलिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं फॉर एसिड। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर आपको ये बात समझ में आता है तो आप ये वैल्यू लिख सकते हो ना कि Ka की वैल्यू क्या होगी, तो लिखिए तो जरा खुद से सब लोग, और कॉपी दिखाइएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसका कंसंट्रेशन एनायन A- क्या है आपका, एनायन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर सोचोगे HCl, वही यहाँ पे Cl- आएगा एनायन में, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, खैर ये, और डिवाइडेड बाय, बताइए डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रिएक्टेंट का। अच्छा बताओ, लिक्विड लेते हैं क्या, वाटर को लिखना है, नहीं, छोड़ दो। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑलरेडी ये फॉर्मूला पहले से भी सीख चुके हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन। तो बात, एक बात समझ लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब भी बात होगी, चाहे वो एसिड के लिए हो, बेस के लिए हो, सॉल्ट के लिए हो, चाहे फिर कंसंट्रेशन के टर्म में हो, प्रेशर के टर्म में हो, सब का फॉर्मूला एक ही है, और उसी से हम लोग सबको निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। खास बात इसमें क्या है कि सॉलिड और लिक्विड का इग्नोर कीजिएगा वैल्यू, तो वो वाटर हमने नहीं लिखा है, और एक्वस और गैस का हम लेते हैं, ये सारे एक्वस कंडीशन में है ना, इसलिए इसे कंसीडर करते हैं। बस इसको वैल्यू लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी रहेगी, पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये बात समझ में आ गया ना, तो जरा इस लाइन को देख के बताओ, जल्दी से यहां तक लिखिए और बताइए कि अगर हम Ka का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं जी, Ka का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आप बताइए कि अगर Ka की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, सोच के बताइए। यही सब क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा आपसे एग्जाम में, बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, क्या लगता है आपको, इंक्रीज, कितने लोग कह रहे हो, हाथ उठाइए। हाँ, और बाकी सब डिक्रीज वाले हैं क्या, अच्छा क्यों कह रहे हैं इंक्रीज, आप बताइए क्यों कह रहे हैं। हाँ, खुद भी तो वही कर रही थी जो दूसरे को बोल रही हो, खैर चलो आंसर बोलो।
हाँ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अरे सिंपल सी तो बात है, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, ठीक है, ये नोमिनेटर है डोमिनेटर है, कौन सी वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। और कौन है उसमें, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये वैल्यू अगर कार्य बढ़ते जा रही है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी एसिडिक, ये बढ़ रहा है तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये देखो के की वैल्यू बढ़ रही है ना, इसका मतलब कि H3O प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सब ना आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, विथ इंक्रीज इन के वैल्यू ऑफ के एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बनाना होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में लिखो। आया बात समझ में। तो आज हमने फर्स्ट फार्मूला ये पढ़ा जो आपको पता ही है, वो कोई फार्मूला नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, कि ए की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैंने हम आपसे बोले हाई, आप छोटा सा एक नोट लिख लो, हाइयर द वैल्यू ऑफ के ए, लिखिए खुद से यहाँ पे लिखो जी, नेक्स्ट लाइन, हाइयर द वैल्यू ऑफ के ए, हाइयर द वैल्यू ऑफ के ए, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, हाइयर द वैल्यू ऑफ के ए, तो बताइए एसिड कैसा हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ना, है ना। तो लिख लीजिए हाइयर द वैल्यू ऑफ के ए, एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, एसिड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उस समय बढ़ेगा, इसीलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा सवाल इसमें कैसा आएगा, मैं अभी पहले फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, सवाल तो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बताओ कि ये आपको बताया था ये इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन आपको ये भी बताया था कि 100% सभी नहीं टूटते हैं, तो वो कितना आयंस टूट रहा है, 80%, 70%, 90% या 100%, कितना टूट रहा है, इसके लिए निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो टूट कितना रहा है। तो लिखिए डिग्री ऑफ, दूसरा टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये क्या है जी, लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, number of molecule of dissociated electrolyte divided by total number of molecule, total number of molecules। सुनिए अल्फा आपको, अल्फा को अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, जितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात बताओ, आपको कभी भी परसेंटेज निकालना होता है कि कितना परसेंट आया, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है मान लो, या चलो आपका हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ, किसी बच्चे का इसमें 60 मार्क्स आया, ठीक है, तो हम पूछेंगे इसमें कितना परसेंट आया, तो कैसे निकालते हैं, जितना मार्क्स लाया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यही तरीका होता है ना, 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां भी वही कर रहे हैं, देखो ध्यान से, टोटल मॉलिक्यूल्स ये रहा, उसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, और वो इतना टूट रहा है, तो ये तो कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, जो टूट रहा है, डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में जितने मॉलिक्यूल्स टूटे उसको ऊपर लिखिए, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे आप टोटल मार्क्स से कर रहे थे डिवाइड, तो उससे बता देते थे कि कितना परसेंट उस बच्चे का आया। उसी तरीके से अल्फा से हम ये बता सकते हैं कि कितना परसेंट
एसिड टूटा है। अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो 100% भी टूटता है, लेकिन वीक भी होते हैं ना, जैसे ये सब एसिड, ये 100% टूटेंगे क्या? नहीं ना। तो इस केस में आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर वीक एसिड, है ना। तो ये आप लिख लो, और निकालने का तरीका मैं सिखाता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो ये आपके समझने के लिए है, ये एग्जाम्स में नहीं आता है। एग्जाम्स में देखिए कैसे आएगा, इसको बस आप लिख लो, ये कोई बस इसका डिफिनेशन है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? देखिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, हमने कोई एसिड लिया, ठीक है, और एसिड लिया, और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरफ दे देंगे इस तरह से एरो। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब बताओ ये टूटेगा तो क्या टूटेगा? अगर आप वाटर लेना चाहो तो वाटर भी ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये किस में टूटेगा? H3O प्लस और A माइनस में। अगर ये नहीं लेते तो H प्लस बोलते, H प्लस और A माइनस, तब भी तो एसिड का ही कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अच्छा एक बात बताओ, वाटर को तो इग्नोर करना है क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब मुझे इससे मतलब है, ये मेरा एसिड है, मैं पूछूं यहाँ एसिड कितना मोल है, बताइए। 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है तो ये कितना मोल बन रहा है? ये आगे का नंबर देते हैं ना, और ये कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। यानी इक्वेशन देख के समझ में क्या आ रहा है कि जितना ये बनेगा, जितना ये है, उतना ही ये मोल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 मोल ले ले एसिड तो ये कितना मोल देगा? 2 मोल देगा, और ये भी 2 मोल। यानी ये बात समझ में आ गई इक्वेशन को देख के कि ये दोनों वैल्यू जो प्रोडक्ट में जो भी आएंगे वो इक्वल आएगा। अगर हम इसको x मान ले तो इसको क्या मानेंगे? और यहाँ भी x। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। हम बोले एट टाइम t=0, इनिशियली हमने जस्ट एसिड लिया, अभी वाटर मिक्स नहीं किया है, हमने 1 लीटर एसिड ले लिया फॉर एग्जांपल। तो एसिड लिया, अभी वाटर मिक्स किया क्या? नहीं, लेकिन एसिड तो कोई कंसंट्रेशन लिया, और कंसंट्रेशन को, एसिड का जो कंसंट्रेशन है उसको हमने मान लिया C। कोई दिक्कत? C जो C फॉर कंसंट्रेशन यहाँ टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो 1 लीटर 2 लीटर जो भी हो, एक फिक्स वैल्यू होगा। तो हमें तो नहीं पता हमने कितना लिया, तो हम उसको एक वेरिएबल के टर्म में C मान लेते, जैसे x मानते हैं। उस समय जब आप एसिड लिए थे और उसको वाटर में मिक्स अभी नहीं किए हो, क्या आयंस बने हैं? टाइम 0 की बात कर रहा हूं, जो आपने एसिड का बोतल उठाया रिएक्शन कराने के लिए, तो उस समय क्या होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट हुआ नहीं है। पानी में जब उसको मिक्स करेंगे तो कुछ टाइम बाद हमने पानी में उसको मिक्स कर दिया, तो आयंस में टूटना स्टार्ट हो गए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आधा बचेगा और ये इधर बन जाएगा। मतलब अगर 100 ग्राम ले रहे हो तो कोई टाइम ऐसा आएगा जब ये 50 ग्राम बन गया हुआ इधर, तो ये घट के कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। तो वही कंडीशन क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। दोनों बराबर हो गए ना जब कंसंट्रेशन। तो हम बात करते हैं कि कोई टाइम पे इक्विलिब्रियम पे ये आया, कहाँ आया जी? इक्विलिब्रियम आया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम आया तो उस समय इस कंसंट्रेशन में से वही 50% घटा होगा ना, लेकिन हमको नहीं मालूम कि कितना घटाने पे आएगा। तो हम मान लेते हैं कि C में से अल्फा परसेंटेज ये घट गया। जैसे 100 में से 50 आने के लिए कितना हम घटाएंगे? 100 का 50% घटाएंगे ना। 100 का 50% घटाएंगे तो ये कितना आएगा बताओ? 50 नहीं आएगा। 100 माइनस 50 तो 50 आ गया। आया बात समझ में? तो ये C है, तो ये इसको हम C, ये परसेंटेज को अल्फा नहीं मानते हैं तो वो अल्फा मान रहे हैं, तो C अल्फा से ये घट रहा है, ठीक। तो अब मेरे को ये बताओ यहां बनेगा ये कितना? जितना ये घटेगा वही ना यहाँ बनेगा जी। अगर ये 100 ग्राम से 20 ग्राम घटा तो ये कितना बनेगा? 20 ग्राम ना बनेगा प्रोडक्ट। आया बात समझ में? ये बात में क्लियर है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखने में हम यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ पे ये C अल्फा बनेगा। तो ध्यान रहे, ये बात याद रखना, एक फार्मूला की तरह ही है, बल्कि हम निकालना सिखा रहे हैं, लेकिन फार्मूला डायरेक्ट हम यूज करें क्वेश्चन में कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा जी? C अल्फा। तो वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एन आयन का कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? C अल्फा। दोनों तो बराबर ही ना होता है जी। तो ये हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए। और ये राइट डाउन करने के बाद Ka की वैल्यू आप खुद से निकालिए। Ka की वैल्यू क्या है आपको पता है ना? एक बार सुन लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है जी? कंसंट्रेशन। ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू क्या रखे हो आप? C अल्फा और C अल्फा। और इसकी वैल्यू क्या रखे हो?
और नीचे क्या लेते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, एच ए की वैल्यू क्या है, सी माइनस सी अल्फा। आप बोलोगे ये वैल्यू हमने क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किस कंडीशन के लिए बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे यही ना कंसंट्रेशन है, तो ये पुट करेंगे और यहां से कैलकुलेट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही एक फॉर्मूला है। और उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। तो पहले ये इसकी वैल्यू निकालो, तो के का क्या आएगा अल्फा के टर्म में। इसमें निकालने में कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना कैसे निकालेंगे, बस इतना है कि जितना घटाएंगे ये दोनों इक्वल होगा, उतना ही घटेगा ये भी। तो निकालिए के की वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ये ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हम सी कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा, यही बचेगा ना, सी से सी कट जाएगा जी, तो क्या फॉर्मूला आएगा, ये स्क्वायर टर्म कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये मेरा आ गया सेकंड फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अभी। अच्छा एक बात बताओ, जनरली आपको यहाँ पे एसिड अगर वीक मिलता है, और वीक ही देंगे ज्यादा क्वेश्चन में, फॉर वीक एसिड। अच्छा वीक एसिड के लिए, वीक एसिड तो बहुत कम टूटेगा ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर वीक एसिड कहने का मतलब क्या, लेस डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन अगर कम हो रहा है तो किसका वैल्यू कम होगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम आती है, अल्फा आपका बहुत ही वेरी वेरी, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। क्योंकि डिसोसिएशन कम होगा तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, तो हम क्या 1 माइनस अल्फा को मान सकते हैं अल्फा 1 के बराबर। देखो फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू आ गई 0.001, तो 1 से इसको घटाएंगे तो क्या इसे हम 1 के बराबर नहीं मान सकते हैं, अगर बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये कब इग्नोर कीजिएगा, जब वीक एसिड रहेगा, और वीक एसिड आप पहचान सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, मान लीजिए एसिटिक एसिड दिया तो क्या मानेंगे, उसे वीक मानेंगे, है ना। तो इस तरह से, तो इसका अल्फा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसे फायदा क्या होगा, देखो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, है ना, नोमिनेटर क्या हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या लिखोगे, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, इसके जगह 1 माइनस अल्फा के जगह 1 ये 1 माइनस अल्फा, चूंकि अल्फा बहुत छोटा है तो इसमें घटाएंगे तो 0.999 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, तो उसको 1 नहीं मान सकते हैं, तो 1 हमने मान लिए, ठीक। अब वही वैल्यू यहाँ पुट किया, तो अब बताइए अगर अल्फा लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सी को इधर ले आओ, तो के ए बाई सी और उसका रूट अंडर, तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी इससे। तो अल्फा का वैल्यू ये यूज कीजिएगा वीक एसिड के लिए, और मोस्ट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे थर्ड फॉर्मूला लिख लो, राइट डाउन कर लीजिए इसे। बोलो, बोलने में गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेम चीज लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पीएच। पीएच हमेशा याद रखिएगा, पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, निगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधी बात, माइनस लॉग से निगेटिव लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कंसंट्रेशन को। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, के का ना, तो इसमें को भी पीके निकालना है, तो माइनस लॉग क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा पीके की वैल्यू। किसी को दिक्कत इसमें है ना, तो ये लास्ट लिख लीजिए फॉर्मूला, इसको आप चाहो तो 4th नंबर डाल दो, माइनस लॉग के। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। अब देखो यहां से आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव करके नोट 1 लिख लो, जो हमने पहले ऊपर बता ही दिया है कि अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें कोई दिक्कत, अगर भूल जाते हो तो याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लिखोगे फॉर्मूला, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ऊपर है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, इसके टर्म में पूछ रहे हैं कि अगर के की वैल्यू बढ़ी, ठीक है,
तो के की वैल्यू बढ़ेगी तो पीके की वैल्यू क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, आप बताओ। ये तो लिखा हुआ है ऊपर, देखो ना, चिटिंग करके भी नहीं बोलता है, ऊपर देखो के करके क्या है, के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अभी मैंने बोला कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, ये तो ऊपर लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप कह रहे हो कि के की वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट इससे हमको मतलब नहीं है। सुनिए, के की वैल्यू बढ़ी तो मैंने पूछा पीके क्या होगा, तो पीके क्या होगा जी, बोलिए जल्दी से। पीके अभी बताया था, नेगेटिव साइन होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली घट जाएगी। अब देखो यहां तुमको एक बहुत अच्छा रिलेशन समझ में आएगा जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 12th बोर्ड में ये बहुत बार क्वेश्चन आया, इवन ऑर्गेनिक में भी आया। क्या आया है कि देखिए कोई सब्सटेंस एसिडिक है, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एसिडिक है उसकी पीके वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। यानी ये दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, आपको क्वेश्चन ये 12th बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। फिजिक्स में भी पूछ लेता है, केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है, बहुत सारे चैप्टर में पूछता है, एक में नहीं, आपको ऑर्गेनिक में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो पीके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी जैसे जैसे अब हम तुमसे पूछे जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, कम, लेकिन उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, पीके वैल्यू हमेशा कम होता है, अपोजिट चलता है, वाइस वर्सा। अगर हम बोले पीके वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा पीके वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये दोनों कैसा रिलेशन शो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस रिलेशन को लिखो और इसको इंपॉर्टेंट टिक करो क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। ये रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, डबल टिक मारो इसमें। देखिए इसी फार्मूले पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी बुक में ही एक क्वेश्चन है जो 46 नंबर पे है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो गिवन डाटा आपको मिल जाएगा, के का वैल्यू ये दे रखा है, बीक एसिड यानी एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, उसमें आपको अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है जहां की कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.05 दे रखा है। अब बताइए एसिटिक एसिड यही है ना, ठीक है, और इस एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, इतना ही है ना, देखो दे रखा है शुरू में। खैर इसके बाद में बात करेंगे, पहले बताओ ये अगर इक्विलिब्रियम में जाएगा तो ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, भाई एसिड है क्या टूटेगा इसमें से, H+ आयन निकलेगा। इसमें इतना क्या सोच रहे हो, 2-3 बच्चे छोड़ के कोई नहीं लिखा है। अच्छा बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होगा जी, रिमेनिंग पार्ट जैसा वैसा लिख दो, उस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस। इसी को बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। ठीक है, आपको मान है तो सब लिख लीजिएगा सब, एसीटेट आयन, ये सब आप ऑर्गेनिक में काम आएगा। ये एसिटिक एसिड आपको नहीं पता है भाई कि वो एसिड है तो एच आयन डोनेट करेगा, तो एच आयन डोनेट कर दिया, जो बच गया वो लिख दो। ठीक, अब बात करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इतना था। ये कब था, जब टाइम 0 था, उस समय इक्विलिब्रियम नहीं आया था, कुछ समय बाद हम मानते हैं इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, लेकिन टाइम जब 0 था और इतना आपने कंसंट्रेशन लिया तो उस समय ये सब बनना शुरू नहीं हुआ था, स्टार्टिंग भी रिएक्शन थोड़े सा इसके बाद हम रिएक्शन स्टार्ट किए, ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे निकलने लगा टाइम, धीरे धीरे एसिड टूटता गया और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता गया। एक टाइम आएगा जब ये बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन आएगा बताइए, ये सब्सटेंस घटेगा और ये कितना से घटेगा, वो घटाना सिखाया C अल्फा से, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हम मान लिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन C था, C की वैल्यू ये है, तो इतना से ये घट गया, यानी कि C के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, C अल्फा यानी कि 0.05 अल्फा। बोलो ये लिखने आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये बताओ
कि ये कितना बनेगा, वही सी अल्फा ना बनता है जी। ठीक है, यानी आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसे लिख लो 0.05 अल्फा और 0.05 अल्फा। बोलिए इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। अब के की वैल्यू लिखोगे, मैं बोला ना कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ये जो प्रोसेस लिखना सिखाया है इससे जस्ट लिखो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगेगा क्वेश्चन करने में। चलिए अब बताइए, के लिखेंगे तो आपको नहीं पता है फॉर्मूला कि वही सी अल्फा स्क्वायर, जिसमें सी स्क्वायर कट जाता है। खैर आप पूरा वैल्यू लिखो, चलो ये अल्फा और ये भी वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। और यहां से वैल्यू लिखो, या एक काम करो ना, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 0.5 निकल रहा है कॉमन, 1 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत। अच्छा ऊपर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो क्या इसको हम काट नहीं सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को काट दें, कोई दिक्कत किसी को। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, और चूंकि हम किस एसिड के लिए बात कर रहे हैं, वीक है कि स्ट्रांग है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड में क्या करते हैं बताइए, 1 माइनस अल्फा को कितना मान लेते हैं, 1, तो यहाँ 1 पुट कर सकते हो, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो तो जरा ऊपर क्या आएगा, 0.05 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इधर के ए। तो ये आप चाहो तो सी ए के टर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सी अल्फा स्क्वायर आएगा और सी को किधर भेज दोगे, इधर, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर के बाई सी। यही सी की वैल्यू ना 0.05 थी, देखिए वो फॉर्मूला आ गया। तो अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ना, आगे ना। देखो और इसको आसान बनाने के लिए आप यहाँ सी अल्फा ही लेके चलो, चलो ठीक है, और आपको आसान लगेगा। छोड़ो तो इतना वैल्यू पहले मत पुट करो, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करना, ठीक है। यहाँ इसको हम सी अल्फा से मान लिए घट रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब बताइए के इक्वल टू क्या लोगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और यहाँ पे भी हम सी ए मानते हैं, सी है ना, सी इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सी कॉमन ले लिए, 1 माइनस अल्फा, सी सी कट गया जी, तो क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अब 1 माइनस अल्फा के जगह, चूंकि ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, कब, बीक एसिड के केस में, चूंकि बीक एसिड है तो क्या इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर के बाई सी आ गया, यही सी ना इधर आ गया। अब आप बताइए कि आपको सी का वैल्यू नहीं पता है, देखिए यहाँ दिया रखा, या क्वेश्चन में हमने कंसंट्रेशन ये लिया था ना, सी कितना आ रहा है, ये वैल्यू है, और के की वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ, दोनों वैल्यू पुट करके अल्फा नहीं निकल जाएगा, चलिए निकालिए, और बहुत छोटा वैल्यू आएगा, आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो निकालिए कितना आएगा अल्फा, समझ में आया क्वेश्चन। तो आप समझ गए कि सब फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बार बार ऐसे ही तोड़ के बनाइएगा, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, जैसे किसी को फॉर्मूला याद था तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता, अल्फा इक्वल टू के बाई सी, फॉर्मूला याद है चुकी आपको, तो आप के का वैल्यू सामने, सी का वैल्यू सामने, दोनों पुट कीजिए, इतना लाइन स्किप कीजिए। ये आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे आप डिराइव कर लो, वहां पे 2 मिनट और लगेंगे। तो अल्फा निकालने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन किसके बराबर होगा जी, सी अल्फा। तो सी अल्फा यहां हम लिखे, और सी का वैल्यू हमको पहले से पता था 0.05, अल्फा का वैल्यू हमने कैलकुलेट, ये रहा, ये हमने किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा के पूछे, मैं पूछ रहा हूं अपने तरफ से, कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा, तो कितने बच्चे बता सकते हो कितना होगा, हाँ ये भी एग्जाम में बहुत पूछेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अरे फिर से तो वही ना है जी, ये दोनों तो हमेशा बराबर होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, 2-3 क्वेश्चन के बाद आप खुद मास्टरी हो जाएगा इसमें, ये इस तरह के क्वेश्चन सारे बना लोगे, ठीक है। तो सी अल्फा मतलब इसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी, बोलो बात समझ में आता है। तो H आयन का कंसंट्रेशन निकल गया, ठीक। अब H आयन का जब कंसंट्रेशन आपसे निकल गया है तो पता है इसमें आगे आपसे क्या पूछ सकता है, पीएच का वैल्यू, बिल्कुल सही, गुड। यहां देखो आपसे पीएच का वैल्यू इसके लिए पूछ सकता है, तो आप पीएच नहीं निकाल लोगे जी, अरे खाली कैलकुलेशन है भाई, गुना भाग है। पीएच का वैल्यू क्या होता है बताइए,
माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। गिव अप नहीं करना है, ठीक है, बनाओ चुपचाप से पेन यूज करके, ऊपर वाले ने बुद्धि दिया है तो पेन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बताइए H आयन का कंसंट्रेशन आपको पता है, तो सुनिए H आयन का कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं देगा, पहले अल्फा निकालो, फिर C अल्फा करके ये निकाल लो और फिर ये बनाओ। ये आपका लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, और इस तरह के सवाल जेईई मेन में बहुत आते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगेगा ही टाइम, ठीक है। तो इस तरह के सवाल है, मैं करवा दूंगा अगले क्लास में, भी तो टाइम हो रहा है, लेकिन फिलहाल इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। देखो ये एक बीक एसिड है, तो जरूर 6-7 के आसपास आएगा, है ना। आप देखो कितना आ रहा है, देखो चेक करो, और लोग सब लोग करो, 3 पॉइंट जो भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकल चुका है, इसको इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो आपको पीएच की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस लॉगरिथम H प्लस आयन, तो फाइनल पीएच वैल्यू ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, यहाँ पे फिनॉल की बात किया है, फिनॉल का K दे रखा है, यानी एसिड की तरह बिहेव यहाँ कर रहा है, और फिनॉल का K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दे रखा है। तो पूछ रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट मींस अल्फा। आज जहां के फिनॉल का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, शुरुआत में कितना लिया गया जी, इनिशियल कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना लिया गया था, 0.05, इसी को हम C माने हैं, C इक्वल टू 0.05 है। अब बताइए ये अपने आयंस में टूटेगा तो कैसे ब्रेक होगा, जल्दी से ब्रेक कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे C की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। इनिशियली ये ब्रेक हो जाएगा C6H5O माइनस, भाई H प्लस हटा ना दो, और जो बच रहा है वो लिख दो। इसको फिनॉल कहते हैं, इसको फिनोलेट आयन कहते हैं, ठीक है। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन 0, लेकिन कहीं तो ये इक्विलिब्रियम में होगा थोड़े टाइम बाद, जहां ये इक्विलिब्रियम होगा, मान लेते ये C अल्फा से घट रहा है, तो ये कितना बनेगा C अल्फा, और ये भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी कितना होगा C अल्फा, अल्फा निकल जाएगा, बात बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, के का वैल्यू दे रखा ना, और के इक्वल टू क्या पढ़े हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये नहीं दिख रहा है, फिर से तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जी, कुछ नया थोड़े कर रहे हैं। C अल्फा मल्टीप्लाई C अल्फा और डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा और सुधार ना लो, 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसे, C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा। बताइए C कट नहीं जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। चूंकि ये बीक एसिड है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन दिख रहा है ना, ऑर्गेनिक एसिड सब बीक होता है, तो 1 माइनस अल्फा को कितना मान लोगे 1, तो इसका जगह 1 पुट कर दो। अब KaC अल्फा इक्वल टू 1, तो C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमको निकालना क्या था अल्फा ना जी, तो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखे बोलो, K/C रूट अंडर, बोलो कोई दिक्कत। सुनिए हर क्वेश्चन में इस तरह से इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला दे दिए हैं कि फॉर बीक एसिड अल्फा इक्वल टू रूट अंडर K/C, जहां की K की वैल्यू आपको पता है और C की वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट यहां से करना शुरू कीजिए। आ रहा है समझ में, ये तो हम खाली आपको ये सब स्टेप्स याद हो जाए ताकि 1-2 बार लिखवाए, कोई दिक्कत, और ये लिखने भी आ गया एग्जाम में, मान लिया भूल गए फॉर्मूला तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। वही सेम काम किया ना जैसे फॉर्मूला पहले निकाले, तो आपका सबका वैल्यू पता है, आप पुट कीजिए और आंसर बताइए। 10 टू द पावर -10 और C का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान है जी, यहां से डेसिमल हटाइएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -8/5, तो 1 डिवाइड बाई 5 कर ना लो, आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट करो फाइनल वैल्यू बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, चाहो तो 10 टू द पावर -8 को बाहर भी निकाल लो, बाहर निकालोगे 10 टू द पावर -4 आएगा, खैर आप कीजिए जैसे भी आपको पता है। अल्फा निकालिए, बताइए अल्फा कितना आएगा, 4.4 इंटू 10 टू द पावर, हाँ जी बाकी सब चेक कीजिए, यही आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को इसमें अल्फा निकालने में, ठीक है। तो जल्दी से यहां तक लिखिए पहले तो,
हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट भी अल्फा इक्वल टू रूट अंडर केस ए बाई सी यूज कर सकते थे, क्योंकि ये बीक एसिड है, और ये यूज कीजिएगा, अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। कभी कभी आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना होगा, सी अल्फा कर लीजिएगा, सी का वैल्यू पहले से पता है और अल्फा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल गया तो पीएच वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई माइनस लॉग कर दो तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू निकल जाएगी। और आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग ये बात की है कि आयंस की तो बात करेंगे, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, लेकिन आयंस कब, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। और इसीलिए हमने पहला टॉपिक ही पढ़ा इसमें क्या, एसिड बेस इक्विलिब्रियम। अब चूंकि वो आयन में टूट रहा है और एक इक्वेशन बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन, क्योंकि टूट के बन रहा है ना जी, तो डिसोसिएट भी बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किस कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में देखो, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए हमेशा के यूज करते हैं, और एसिड की बात कर रहे हैं तो के ए यूज करेंगे, ठीक है। और जो आप फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला इसका जानते हो जी, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ, मेरे से पहले बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो के का वैल्यू अल्फा के टर्म में हमेशा क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। लेकिन जब बीक एसिड रहे तो क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, तो हमेशा बीक एसिड के लिए क्या आएगा, के बाई सी। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये ध्यान रहे, कल भूलिएगा नहीं नेक्स्ट क्लास में, कि हाइड्रोजन आयन का जब जब कंसंट्रेशन निकालते हैं ना के टर्म वाला क्वेश्चन में, तो हमेशा वो किसके बराबर होता है, सी अल्फा। क्योंकि आप अल्फा निकाल लोगे, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पूछेगा तो आप भूलने लगोगे, यार क्या यूज करें, तो उसको सी एल से मल्टीप्लाई करो कंसंट्रेशन से सी अल्फा। या फिर दूसरे शब्दों में एनायन का कंसंट्रेशन पूछ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, तो वो भी सी के बराबर होता है, सी अल्फा। अगर ये दोनों वैल्यू मिल गया तो पीएच वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये तो हो गया सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने क्या क्या बात किया कि के की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन पीके बताइए पहले, ये होता क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब भी पीएच निकालते हैं तो निगेटिव लॉग से ना मल्टीप्लाई करता है, तो निगेटिव लॉग कर दिया, और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, के, तो के पट कर ऐसे सोच के लिखा करो, तो आपको सब डेफिनेशन फार्मूला याद रहेगा हर टाइम को, ठीक है। और अगर ये बात कर लिए तो के की वैल्यू बढ़ेगी, तो अब बताइए पीके क्या होगा, घटेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि के बढ़ता है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ये घटेगा। यानी पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।